संचित आय के बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि व्यावसायिक वित्त के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं। स्वामित्व कोष हो सकता है, ऋण कोष हो सकता है, अपना पैसा हो सकता है और उधार का पैसा हो सकता है। फिर हमने स्वामित्व कोष में क्या क्या आता है वो डिस्कस किया था। सबसे पहली वीडियो में हमने समतांशों के बारे में डिस्कस किया था, जिन्हें कि जोखिम पूंजी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार भी होता है, ये कंपनी के असली स्वामी भी माने जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने पूर्वाधिकार अंशों के बारे में डिस्कस किया था। पूर्वाधिकार अंश कौन होते हैं? वे अंश जिन्हें पहले से 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? लाभांश का पूर्वाधिकार और पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। अब हम तीसरा अपना स्वामित्व कोष का हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संचित आय। क्या नाम है इसका? संचित आय। और उसके बाद में अगली वीडियोस में हम जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के बारे में पढ़ेंगे, और इसे कंप्लीट करने के बाद में फिर हम अपने ऋण कोष की तरफ आएंगे। अब हमें क्लियर है संचित आय क्या है। संचित आय हमारे स्वामित्व कोष का तीसरा हिस्सा है। हेडिंग डाल सकते हैं, संचित आय या प्रतिधारित आय के नाम से भी जानते हैं इसको। इंग्लिश में हम इसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अगर सपोज ये पूरा गोला जो है ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के 2 टुकड़े किए जाते हैं। एक हिस्सा जिसे कि कंपनी अपने अंशधारकों में लाभांश के रूप में बांट देती है, और दूसरा हिस्सा जो कंपनी अपने पास सुरक्षित रख लेती है, जिसको कि कंपनी संचित आय का नाम देती है। अगर सपोज कंपनी को 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो अब ये कंपनी का डिसीजन है, कंपनी की मर्जी है कि इस 100 रुपये में से कितना हिस्सा वो अपने अंशधारकों को देना चाहती है और कितना हिस्सा वो अपने पास बचा कर रखना चाहती है। हमने 100 रुपये कमाए, अब हमारी मर्जी है ना, हमें सारे के सारे 100 रुपये खर्च कर दें या इन 100 रुपये में से कुछ खर्च कर दें, कुछ अपने भविष्य के लिए बचा कर रख लें। तो जो पैसा हम अपने भविष्य के लिए संचित करके रख रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं, उसको हम संचित आय का नाम देते हैं। तो यानी कि संचित आय की परिभाषा क्या हो गई? लाभ का वह हिस्सा जिसे कंपनी ने लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया है, वो संचित आय कहलाता है। या फिर लाभ का वह हिस्सा जिसे कंपनी ने बचा कर रखा है ताकि वो उसे भविष्य में अपने विकास और विस्तार पर लगा सके, उसे हम संचित आय का नाम देते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कंपनी के फैसले पर, कंपनी के डिसीजन पर, और बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उन पर डिपेंड करता है कि लाभ का कितना हिस्सा वो अपने पास रखेंगे और कितना हिस्सा वो अंशधारकों में लाभांश के रूप में वितरित कर देंगे। इसको डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना। तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम संचित आय की? लाभ का वह भाग जिसे कंपनी अपने पास अवितरित लाभ के रूप में बचाकर रखती है, वह संचित आय कहलाता है। अवितरित, अवितरित जिसे वितरित नहीं किया गया है। इस अवितरित लाभ का प्रयोग कंपनी भविष्य में अपने विकास, विस्तार और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकती है। कंपनी की क्या बात है, अगर हमारी जो आमदनी है हम उसके कुछ हिस्से को बचा कर रख रहे हैं, तो हम उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे अपनी ग्रोथ के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ हमारी ज़रूरतें हैं तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपनी अपने विकास, विस्तार या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचित आय का प्रयोग कर सकती है। फिर संचित आय का प्रयोग करने के बदले में कंपनी को ना तो कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है, ना ही बदले में किसी को कोई ब्याज देना पड़ता है, ना किसी को लाभांश देना पड़ता है। तो काफ़ी फायदेमंद होता है कंपनी के दृष्टिकोण से संचित आय। दूसरा, जिसके पास अपने पैसे बचाकर रखे हुए होते हैं, जिस व्यक्ति के पास में, वो स्ट्रांग होता है, दूसरों के सामने भी वो स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी के पास में अपने संचित आय हैं, तो ऐसी कंपनी को मार्केट में एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, उसकी इमेज जो होती है वो मार्केट में अच्छी मानी जाती है। इसे नोट कर लीजिए। संचित आय के लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला फायदा, स्थायी स्रोत। कैसे है स्थायी स्रोत? संचित आय जो होता है किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत होता है। क्यों इसे स्थायी स्रोत माना जाता है? क्योंकि कंपनी को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी ये पैसा किसी को लौटाना नहीं है, तो कंपनी के साथ जुड़ा रह सकता है। जब तक कंपनी है तब तक कंपनी की संचित आय जो बिजनेस में लगी हुई है वो लगी रहती है, किसी को वापस नहीं करनी है वो। सेकेंड पॉइंट, कोई व्यय नहीं होता। संचित आय के प्रयोग के बदले में ना तो कंपनी को किसी को कोई ब्याज देना है, ना किसी को कोई लाभांश देना है, ना कोई प्रवर्तन लागत है, तो कोई खर्चा नहीं होता संचित आय का इस्तेमाल करने में। तीसरा पॉइंट, नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता नियंत्रण पर कोई प्रभाव? अगर हम समता अंश जारी करते हैं तो हमें मतदान का अधिकार देना पड़ता है। अगर हम पूर्वाधिकार अंश जारी करते हैं तो उसको लाभांश का पूर्वाधिकार, पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। और जैसे हम किसी को मतदान का अधिकार देते हैं
तो कंपनी का नियंत्रण अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जाता है। तो संचित आय के प्रयोग से कंपनी के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा कंपनी की साख में वृद्धि होती है। क्यों होती है साख में वृद्धि? जैसे मैंने कहा, जो कंपनी या जिस कंपनी के पास में संचित आय होती है, बचाकर रखा गया पैसा होता है, गुल्लक में पैसा होता है, वो तो वैसे ही मार्केट में और स्ट्रांगली खड़ा होता है। तो संचित आय को प्रयोग करने वाली कंपनी की बाजार में एक मजबूत छवि मानी जाती है, और कल को अगर उसे उधार लेने की जरूरत भी पड़े तो वो आसानी से, सरलता से उधार ले सकती है। तो 4 फायदे पढ़े हमने संचित आय के। पहला, स्थायी स्रोत, कभी वापस ही नहीं करना, कोई व्यय नहीं, ना ब्याज ना लाभांश, नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि कोई मतदान का अधिकार नहीं है किसी को, और साख में वृद्धि। तो 4 फायदे संचित आय के: स्थायी स्रोत, कोई व्यय नहीं, नियंत्रण पर प्रभाव नहीं, और साख में वृद्धि। दोषों के बारे में पढ़ते हैं। संचित आय का सबसे पहला दोष कि इसके कारण अंशधारकों में असंतोष जागृत होता है। अंशधारक कौन? शेयर होल्डर्स। क्योंकि हम एक तरीके से शेयर, वो पैसा, लाभ का वो भाग, या तो हम उसको लाभांश के रूप में बांट सकते थे, या फिर हम उसको अपने पास अवितरित लाभ के रूप में बचा कर रख सकते थे। क्या किया गया है? प्रॉफिट के उस हिस्से को अंशधारकों से छीन के और अवितरित लाभ के रूप में रख लिया गया है। तो ऐसे में जो अंशधारक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें असंतोष की भावना जागृत होती है कि भाई हमारा पैसा और ये अपने पास बचा के रख रहे हैं। तो संचित आय के अत्यधिक प्रयोग से अंशधारकों में असंतोष फैल सकता है, क्योंकि उनके लाभांश को कम करके ही संचित आय को बढ़ाया जाता है। दूसरा, अनिश्चित स्रोत है। क्यों है अनिश्चित स्रोत? कम प्रॉफिट होगा, कम संचित आय, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा संचित आय, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी संचित आय नहीं, प्रॉफिट हो भी रहा है लेकिन फिर हमें कोई ऐसा काम आ गया जिस वजह से हम उसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है उस पैसे को, तो कुछ भी संचित आय नहीं है। तो ये हमारा पूंजी एकत्रित करने का एक अनिश्चित स्रोत है, कंपनी हमेशा इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती। फिर तीसरा पॉइंट है संयोग लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, इकोनॉमिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जो कि ग्रेजुएट है और उसे बाहर अपनी जो पोस्ट है या उसने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर वो बाहर व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसको 20,000 रुपये महीना मिल सकते हैं। अब वो क्या कर रहा है? वो घर में काम कर रहा है क्योंकि उसके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन यदि वो चाहे तो घर में किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये में रख सकता है जो कि उसके घर का सारा काम कर ले। अब ऐसी स्थिति में अगर वो घर पर रहकर काम कर रहा है, अपने घर का काम कर रहा है, तो उसके बदले में वो अपनी 20,000 रुपये वाली नौकरी छोड़ रहा है। तो घर पर रहकर काम करने की जो संयोग लागत है, या इसको अवसर लागत भी बोलते हैं, वो है 20,000 रुपये। 5,000 के बदले में हम 20,000 का काम छोड़ रहे हैं। ऐसे ही जो कंपनी ने संचित आय, वो जो पैसा जो कंपनी ने निवेश किया है, कंपनी अपने पास लगा रही है जो संचित आय को, देखना चाहिए कंपनी को कि उस पैसे को लगाने से कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उस पैसे को कंपनी बैंक में डाल देती तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिल जाता। तो ये जो संचित आय होती है, इसकी भी अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अवसर लागत या संयोग लागत होती है, जिसको कई बार हम अनदेखा करते हैं। हम कहते हैं तो मुफ्त का पैसा है। मुफ्त का पैसा नहीं है। आप ये देखिए कि आपने बिजनेस में लगाया है, क्या आपको कोई रिटर्न मिल रही है? अगर मिल रही है तो क्या वो रिटर्न उस रिटर्न से ज़्यादा है जो कि अगर आपने उसी पैसे को बैंक में जमा कराया होता और आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता? तो संचित आय की एक लागत जो होती है, जिसे कि हम अवसर लागत या संयोग लागत के नाम से जानते हैं, उसकी बहुत बार अनदेखी की जाती है। तो संचित आय को प्रयोग करने की भी अपनी एक लागत होती है, जैसे कि यदि इस पैसे को बैंक में जमा कराया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा और हम कितना कमा पा रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके हमें ज़रूर एक बार देखना चाहिए। तो संचित आय के कितने फायदे? 4। कौन कौन से? स्थायी स्रोत है, कोई खर्चा नहीं होता, नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं, और साख में वृद्धि होती है। कितनी कमियां हैं? अंशधारकों में असंतोष की भावना जागृत होती है क्योंकि उन्हीं के हिस्से की कमी करके हम उनको देते हैं। अनिश्चित स्रोत है, प्रॉफिट होगा तो बना लेंगे संचित आय, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, कम होगा तो कम बनाएंगे। और संयोग लागत, यानी कि उस पैसे को इस्तेमाल करने की एक दूसरी लागत भी है जिसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इसे नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम ADR, GDR और IDR के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।